नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर जहां देश को पेपरलेस की तरफ लेकर जाती है, वहीं ऑनलाइन ठगी ट्रांसफर जेब को मनी लेस कर जाती है। जितनी तेजी से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर बढ़ी है, उसी रफ्तार से या कहें कि उससे भी ज्यादा रफ्तार से ऑनलाइन ठगी बढ़ी है। गांव के अनपढ़ से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों की वेल एजुकेटेड सभी ऑनलाइन ठगी के शिकार हो चुके हैं। अब हालात यह है कि बैंक भी ऑनलाइन ठगी का शिकार होना शुरू हो चुके हैं। सवाल यह है कि पेपरलेस की दुनिया में जेब मनी लेस ना हो, इसको कैसे रोका जाए। सवाल यह भी है कि क्या साइबर ठग के शातिर तरीकों को पकड़ने के लिए शातिर पुलिसिया तंत्र मौजूद है। क्या जिस तरीके से एक्सपर्ट ठगी के मास्टरमाइंड है, उस तरीके के एक्सपर्ट पुलिस टीम का हिस्सा है। आज बात इसी मुद्दे पर कि कब होगा ऑनलाइन ठगी का अंत, कब तक रहेगा साइबर आतंक। बस आपकी छोटी सी गलती या फिर कमी और आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट, सोशल अकाउंट साइबर ठगों के हाथों में नाचने लगता है। अक्सर हम एप्लीकेशन का एक जैसा पासवर्ड रखते हैं, गूगल को पासवर्ड सेव करने की अनुमति देते हैं, अलग अलग सिस्टम से अपने अकाउंट को ओपन करते हैं और पासवर्ड को बदलते भी नहीं हैं। किसी को भी ओटीपी बता देते हैं। क्या इनकी वजह से साइबर ठगी का हम शिकार होते हैं, या फिर साइबर ठग अब इससे आगे बढ़ चुके हैं? अब वो किसी कंपनी या फिर सरकारी वेबसाइट की हूबहू वेबसाइट या फिर लेटर हेड बनाते हैं और ठगी करते हैं, और आपको ठगी होने तक पता ही नहीं चलता कि आपके साथ हो क्या रहा है। इस साइबर आतंकों को कैसे रोका जाए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट मुकेश चौधरी जी और पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी। मुकेश जी, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। अभी तक तो हम ऐसा देखते थे कि कोई फोन कर रहा है, आपसे बातों में लगाकर बैंक का कर्मचारी बताकर आपका ओटीपी लेता है और ट्रांसफर कर जाता था। लेकिन अब तो सरकारी वेबसाइट के हूबहू वेबसाइट बनाई जा रही है, उसके जरिए ठगी हो रही है। किसी कंपनी के लेटर हेड के जरिए ठगी हो रही है। अभी तक आम आदमी से ठगी होती थी, अब बैंकों के साथ ठगी हो रही है। इसका कोई अंत है या नहीं है? इसका अंत तब तक नहीं है जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इवॉल्व नहीं होता। क्योंकि ये एजुकेशन है हमारे लोअर एजुकेशन में जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन इम्पार्टेड नहीं है साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी पे जी। ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, और ना कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अपने डिपार्टमेंट को अपस्किल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी पे उनके लिए कोई कैंपेन या उनके लिए प्रोग्राम होते हैं जी। तो हर कोई ये सोचता है कि एक आईटी टीम रखो अपने डिपार्टमेंट में और आईटी टीम सब कुछ कर लेगी। आईटी का एक जो पर्सन होता है वो कंप्यूटर रिपेयर करने वाला भी आईटी पर्सन कहलाता है, और एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी आईटी पर्सन है। तो आईटी को अपने आप में डिफाइन करना पड़ेगा कि आईटी से मतलब आप उसको एक्सपर्ट समझ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी का, तो ये उनके भरोसे अगर आपने अपना सिस्टम छोड़ दिया तो आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। और हर एक जो आम इंसान है वो क्या करता है, जब फैसिलिटी यूज कर रहा है, जब आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जब आप बैंक खाता खुलवाने जाते हैं, तो आप ये सोच रहे होते हैं कि मेरे नज़दीकी बैंक कौन सी है, ब्रांच कौन सी है, और इससे मुझे कार्ड से ट्रांजैक्शन की, या मैं अगर लोन लूंगा तो इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, फैसिलिटी सोचते हैं। सिक्योरिटी सोच के बैंक खाता नहीं खुलवाते हैं कि मैं कौन सा बैंक चूज करूं और किसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं। तो ये सिक्योरिटी का माइंडसेट ही नहीं है लोगों का। ये हमारा सोच हमें बदलनी होगी और हमें सिक्योरिटी को प्रेफरेंस देना होगा। लेकिन अब तो बैंक भी ठगी का शिकार हो रहे हैं सर। बैंक ठगी का शिकार इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि बैंकिंग में जो पॉलिसीज हैं, अगर सिक्योरिटी ऑडिट बैंक नहीं करवाता है और सिक्योरिटी ऑडिट में उनकी पॉलिसीज जो हैं वो फ्रेम्ड नहीं है, अगर बैंक को अगर कोई ईमेल आएगा क्लाइंट के नाम से कि ये मेरा इतना अमाउंट इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दो जी, ये सिक्योरिटी पॉलिसीज के अगेंस्ट है, आपने किस बेस के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। उनकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट जो है ISO 27001 एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट होती है, उस ऑडिट के अगेंस्ट है, उसका पार्ट होना चाहिए कि आपका जो प्रोसेस है आईटी का, कि अगर ईमेल के थ्रू अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, उन पॉलिसीज को फॉलो करना होगा। ये जब तक ये पॉलिसीज को फॉलो नहीं करेंगे, प्रॉपर पॉलिसीज प्लेस नहीं है, तब तक ये फ्रॉड्स होते जाएंगे। ठीक है योगेंद्र जोशी जी, आपको लगता है सर साइबर ठग जिनको हम कहते हैं दरअसल वो साइबर एक्सपर्ट होते हैं, तभी वो इन ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। अब एक्सपर्ट को पकड़ने के लिए एक्सपर्ट ही चाहिए।
आपको लग रहा है पुलिसिया विभागों के अंदर इस वक्त उतने एक्सपर्ट हैं, साइबर एक्सपर्ट, जो इन ठगों को गच्चा दे सके, इनको पकड़ सके, इनके तंत्र को तोड़ सके? विजेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। जिस प्रकार से साइबर क्राइम बढ़ रहा है वो दूसरे अपराधों से 100 गुना ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके अंदर गरीब भी मारा जा रहा है, अमीर भी मारे जा रहे हैं। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है जी। इसमें सिर्फ ये क्राइटेरिया है कि जिसने भी अपनी OTP या अपना कोई भी पासवर्ड इसके अंदर छोड़ दिया तो समझो उसके पैसे निकल गए जी। कारण ये है कि ये जितने एक्सपर्ट हैं वो सारे बाहर हैं। सरकार के पास एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो एक्सपर्ट बनते हैं ये बेईमानी करते करते लोगों को ठगते ठगते ये एक्सपर्ट हो जाते हैं। और हमारे जो पुलिस है इसके अंदर साइबर एक्सपर्ट की इतनी ज़्यादा कमी है कि इनको उनसे ट्रेनिंग लिवाई जाए तब जाकर के आम नागरिकों को रिलीफ मिल सकती है, अन्यथा रिलीफ नहीं मिल सकती किसी भी सूरत में। तो अब क्या किया है, अभी हमारे यहाँ क्या चल रहा है कि साइबर क्राइम से बचे कैसे, सिर्फ अभी तक हमारे इसी पे जोर आ रहा है। साइबर क्राइम को खोलें कैसे और इससे अपराधी कैसे पकड़ में आए, ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज आपके पैसे निकल जाते हैं 4-4, 5-5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया निकल गया, 70,000 रुपए निकल गए, तो लौट के आना तो बड़ा मुश्किल बात है। लेकिन उसको संवेर के रखने के लिए जरूर हमारी जो साइबर क्राइम की जो शाखाएं हैं वो कहती है कि भाई आपसे जैसे ही फ्रॉड हो जाए और आपको ये लग जाता है कि आपका पैसा संबंधित की जगह कहीं चला गया, तो हमारे यहाँ MHA ने एक नंबर जारी किया है 155260। पहले ये नंबर बहुत कम जगह काम में आता था, लेकिन अब पूरे देश के अंदर धीरे धीरे, और ये जो हमारे अभय कमांड कंट्रोल्स हैं ये उस नंबर से जुड़ रहे हैं। अब जैसे ही ये पता चलता है कि आपने किसी भी तरह का आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो आपको चाहिए कि इस नंबर पे तुरंत संपर्क करें, और संपर्क करके अपना बायोडेटा वो खुलता है। खुलने के बाद में वो परफॉर्मा होता है, उसके अंदर फिर आपको फीड करना पड़ता है, अपना ID जनरेट करना पड़ता है, और ये काम आपको जल्दी से जल्दी करना पड़ता है। अगर ये कर लेते हैं तो 6 घंटे से 8 घंटे के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा होता है वो रुक जाता है। यहां तक तो हमारे साइबर एक्सपर्ट पहुंच गए हैं सरकार के। और लेकिन ये चीज इतनी वो नहीं है कि अगर अब जैसे कई ऐसी है ऑनलाइन परचेजिंग है, ऑनलाइन परचेजिंग में तुरंत होता है परचेज, हमने इधर कोई चीज परचेज की और उधर पैसा जमा कर दिया, तो उसके और कई तरीके हैं, मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन ये जो साइबर क्राइम का है, जो अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, इसके अंदर तो अब जो नया सिस्टम चालू हुआ है इसको इजाद किया गया है, और अब ये प्रूफ रूप से काम करने लगा है। हमारे कमिश्नरेट में जाएंगे तो इसकी एक शाखा स्थापित की गई है, वहां आप एप्लीकेशन देकर भी ये काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि साहब मुझे एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वहां पर मुकेश जी। लेकिन सवाल यह है कि सर हूबहू वैसी ही वेबसाइट जो चल रही हैं, चाहे वो PM केयर योजना के नाम से हो या फिर किसी और सरकारी योजना के नाम पर हो, इन पर तो मॉनिटर होना चाहिए। ये डोमेन मिल कैसे जाते हैं, इस तरीके की मेल ID मिल कैसे जाती है, इस तरीके की वेबसाइट क्रिएट कैसे होती है? आम आदमी के सामने अगर इस तरीके की वेबसाइट होगी जिसपे सरकारी लोगो होगा, हूबहू दिखती सरकारी होगी, वहां से अगर वो ठगी का शिकार होता है तो उसका जिम्मेदार कौन? आम आदमी थोड़ी ना होगा उसका जिम्मेदार। एक्चुअली जैसे मान लीजिए जो सरकारी जो वेबसाइट्स हैं, वो वेबसाइट का जो एक्सटेंशन है .gov.in या .nic.in से एक्सटेंशन एंड होता है। अब जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो .com या .org नाम से सेम नाम खरीद लेता है, इसके अंदर इसका अधिकार सबको है जी। जो भी वो नाम सर्च करेगा, डोमेन नेम जो सर्च करेगा, और उसका एक पेमेंट होता है 500, 700, 800 रुपए सालाना, वो पे करेगा और कोई भी खरीद सकता है। तो अगर अधिकार की बात करेंगे तो अधिकार तो है डोमेन खरीदने का, पर वेबसाइट पे अशोक स्तंभ लगाना या डिपार्टमेंट का लोगो लगाना या डिपार्टमेंट की आइडेंटिटी या नाम का मिसयूज करना, ये क्राइम है। इस क्राइम में लोगों के अंदर, मैं यही बात कर रहा था कि जो बेसिक अवेयरनेस है उसकी कमी है, कि आप जब गवर्नमेंट का डोमेन है तो .gov.in एट लास्ट होना जरूरी है, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। बट ये समझ नहीं है लोगों में, क्योंकि वो ग्राफिक्स पे ध्यान देते हैं, लोगो देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखते हैं, इसलिए वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। ये रिबुक और रिब्यूक वाली बातें हैं मुकेश जी। तो इसके अंदर रेप्लिका बना दी जाती है और उससे ठगी होती है। बिल्कुल। जैसे हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ चीफ मैनेजर PNB बैंक के मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं और IT एक्सपर्ट सौरभ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज वर्मा जी, सर जब भी ठगी होती है तो
सीधे चैनल के तौर पर या बैक चैनल के तौर पर बैंक उसमें कनेक्ट होता है। बैंक का मतलब कि ट्रांजैक्शन होगी तो बैंक के थ्रू ही होगी। इसको कोई एक ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया जाता कि साइबर ठगी या साइबर ठग उस चैनल को तोड़ ना पाए, आम आदमी का पैसा सिक्योर रहे? सर, जो मेनली बैंकिंग चैनल से जो ठगी हो रही है वो कस्टमर की CVV बताता है, कस्टमर OTP बताता है, अपनी जो क्रेडेंशियल है वो सारी बताता है। अब हमारे पास ऐसी कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि कस्टमर ये चीज़ें ना बताए और वो ल्योरिंग करता है। हम, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है जी, हम जो एजेंसी पे डिपेंड करते हैं, साइबर क्राइम जो सेल काम कर रही है हम उस पे डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट इंस्टेंस में हम कस्टमर को ये कहते हैं कि आप जाइए, या तो 155260 जो नंबर है आप उस पर कॉल करिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप हमें रिटर्न कंप्लेंट दीजिए ताकि हम वहाँ लॉन्च कर पाएँ। उसकी एक मेल ID भी है cybercrime.government.in। अभी मेल के जरिए एक बैंक के साथ ही ठगी हो गई। आप आम आदमी की बात करें, बैंक ही ठगे जा रहे हैं। नहीं, बैंक नहीं ठगे जा रहे, बैंक नहीं ठगे जा रहे, बैंक के ग्राहक ठगे जा रहे हैं सर। और क्यों ठगे जा रहे हैं? क्योंकि वन और मोर ग्राहकों को ल्योरिंग करते हैं। वो ल्योरिंग कैसे कहते हैं? या तो मालवेयर सॉफ्टवेयर ऐसा वो एक लिंक देंगे जो मिलता जुलता होगा, कि जैसे अभी सर ने बताया, मुकेश जी ने बताया कि साइट देंगे कि ये ORG है जबकि वो government.in है। वो ऐसा लिंक देंगे जिससे क्या होगा कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके मोबाइल में है जी, या उसके PC में जो उसकी पर्सनल क्रेडेंशियल जो सेव्ड है वो सब के सब उसको जैसे ही लिंक वो ओपन करेगा वो सारी की सारी उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। जी, नहीं मुझे बताइए, ऐसा मैकेनिज्म कहीं है कि लेटर हेड, किसी के लेटर हेड पर कुछ लिखा हुआ है कि आप मेडिकल इमरजेंसी है, इसको पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, पैसा ट्रांसफर कर देगा बैंक? नहीं, ऐसा हुआ है जयपुर के अंदर सर? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है सर। सर, एक बड़ी ठगी हुई है जयपुर के अंदर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये सब हुआ है, उसकी शाखा के अंदर ये सब कुछ हुआ है। एक नामी ग्रामी मोटर कंपनी है, उसके लेटर हेड से ऐसे मेल आता है और वहां से फिर ट्रांसफर होता है। बाद में पता चलता है ठगी का शिकार हुआ, उसको रोका जाता है। नहीं सर, वो ऐसा नहीं हुआ। वो कस्टमर का उस वजह से हुआ है क्योंकि बैंकर ने उस पर विश्वास कर लिया कि ये सेम कस्टमर है जी। तो उसको हम ये भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन मेल के जरिए ट्रांसफर होता है क्या सर? नहीं सर, सिर्फ ये विश्वास है कि चलिए उसने मुझे, ये सिर्फ विश्वास पे हुआ है। मेल के बेसिस पे बैंक की साइबर क्राइम पॉलिसी भी कहती है कि मेल के बेसिस पे कोई भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो हुआ कैसे सर? हुआ, बैंकर्स ने विश्वास किया। तोड़ा गया? ATM नहीं तोड़ा गया, लेकिन नियम को नहीं तोड़ा गया, नियम तोड़ा गया ना सर? इसमें नियम तोड़ा गया है इसमें बैंकर्स ने। मुकेश चौधरी जी, सर इस तरीके की घटना होती है, इसमें एक और चीज है। नॉर्मली इसमें आम आदमी भी जिम्मेदार है, क्योंकि जब किसी के पास मोबाइल पे फोन आ रहा होता है तो दो तरीके के होते हैं, एक जो फंस जाते हैं और दूसरे जो नहीं फंसते हैं। और जो दूसरे नहीं फंसते उनको पता होता है कि इस नंबर से जो कॉल आया वो फेक कॉल है, लेकिन वो खुद उसको काट देते हैं, बात करके छोड़ देते हैं, नजरअंदाज करते हैं, उसकी कंप्लेंट नहीं करते और वो किसी और को जाकर ठग लेता है। तो कुछ जिम्मेदारी तो हमें भी निभानी पड़ेगी सर। एक्चुअली क्या है कि जो आम नागरिक है वो रिपोर्ट तो करना चाहता है, पर कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। जो डिपार्टमेंटल या हमारा जो गवर्नमेंट में या सिस्टम में जो लूप होल्स हैं जी, उसमें ऐसा है कि जैसे कुछ स्टेट जो हैं 155260 पे कोई कॉल कर सकता है, तो 24/7 अवेलेबिलिटी कुछ स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए तो है, पैन इंडिया के लिए नहीं है। सपोज कीजिए कि कोई आसाम या मान लीजिए कि तेलंगाना का कोई पर्सन, जो व्यक्ति यहाँ पे जयपुर में, राजस्थान में जॉब कर रहा है, उसके साथ ठगी हो गई है और तेलंगाना के लिए 24/7 ये सर्विस ही नहीं है और रात को 9 बजे उसके साथ फ्रॉड हो गया, वो 155260 पे कॉल करेगा, उसका कॉल नहीं लगेगा क्योंकि उसका जो सिम कार्ड है वो तेलंगाना का है जी। तो ये सिस्टम का लूप होल है। अब वो फ्रॉड रिपोर्ट करना चाहता है बट रिपोर्ट नहीं कर पा रहा। अब अगर वो थाने जाएगा, ठीक है, जयपुर में तो फिर भी साइबर सेल्स हैं, डेवलप्ड है, बट बाकी बहुत सारे स्टेट्स और बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे अगर रिपोर्ट करने जाएं तो वहाँ पे साइबर सेल ही नहीं है। तो पुलिस स्टेशन में जाओ तो वो कहता है भाई हमारे पास तो साइबर एक्सपर्ट नहीं है, आप कहाँ के रहने वाले हो, अपने स्टेट में जाओ, आपका ब्रांच कहाँ है वहाँ जाओ। फिर वो परेशान होकर फाइनली थक हार के बाकी लोगों को भी यही मैसेज देता है कि अगर ठगी हो जाए तो कोई मतलब नहीं है, जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब 2 दिन पहले ही मेरे पास, दूसरा मैं ये भी मानूं कि इतना डेवलप हुआ ही नहीं सिस्टम की
तुरंत उसको रिलीव मिल सके या साइबर ठग को पकड़ा जा सके? और इसके कितनी संभावना होती है कि साइबर ठग जिन नंबरों का इस्तेमाल करते हैं सब इंटरनेशनल होते हैं? नहीं, सारे नंबर इंटरनेशनल नहीं होते। ये सबसे बड़ा लूप होल हमारे सिस्टम के अंदर, जो टेलीकॉम सिस्टम है उसके अंदर जो फेक सिम कार्ड जनरेट हो रहे हैं वो बंद नहीं हो पा रहे हैं। जो नॉर्म्स हैं वो अपडेट नहीं हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को भी कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेके आने चाहिए और ज़्यादा, क्योंकि जो सिम कार्ड प्रोवाइडर्स हैं, जो शॉप्स हैं, जो सिम कार्ड फेक सिम कार्ड इशू कर रहा है, अब किसी ने अपना आधार कार्ड दिया, आधार कार्ड के बेस के ऊपर उसको एक सिम कार्ड मिला और उसकी रियल टाइम वहां पे पिक्चर क्लिक होती है। अब उसकी एक की जगह अगर 2 पिक्चर क्लिक हो गई और 2 OTP जनरेट करके उसके सिम कार्ड इशू हो गए, तो उसे तो एक ही सिम कार्ड देगा वो शॉप वाला और एक सिम कार्ड अपने पास रख लेगा जिसको मार्केट में वो सेल करेगा जी। अब ये पता नहीं चल पाता है, पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करके वहां तक पहुंचती है उस तक, और उस शॉप वाले को जब पकड़ा जाए तो उसके अगेंस्ट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और हमारे आईटी एक्ट में अमेंडमेंट्स नहीं है, ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं है, नॉन अवेलेबल ऑफेंस होना चाहिए ये, जो कि नहीं है, जिसकी वजह से एक फेक सिम कार्ड की वजह से ही फेक बैंक अकाउंट ओपन होता है, फेक ई वॉलेट ओपन होता है, ई वॉलेट अकाउंट्स, और ये फाइनेंशियल फ्रॉड का जो पूरा जाल है 2014 के बाद में इंडिया में सबसे ज्यादा जो साइबर क्राइम होता है वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, वो एक बेसिकली फेक सिम कार्ड की वजह से है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं जिसके नाम पर अकाउंट होता है उसको पता ही नहीं होता है कि उसके नाम पर अकाउंट है। बहुत सारे केस के अंदर जिसके नाम पे अकाउंट है उसको पता नहीं है, पर बहुत सारे केस ऐसे हैं जहां पे लेबर क्लास लोग हैं जो अपना अकाउंट रेंट पे देते हैं कि 20% कमीशन पे 1 लाख रुपए अगर ट्रांजैक्शन महीने में हो रहा है तो उसको 20,000 रुपए उसको रेंट मिलेगा, और जब पुलिस उसके पास पहुंचती है तो वो कहता है कि साहब मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, और पुलिस को लगता है कि ये सच में मासूम है। ठीक है, हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट सौरभ जी जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे ये कितनी संभावना कि रात को कोई सो रहा है और उसके मोबाइल के जरिए मतलब किसी भी सिस्टम के जरिए उसके मोबाइल को या सिस्टम को हैक कर दिया जाए और वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, क्या ये संभावनाएं हैं? क्योंकि अमूमन ये भी महसूस किया गया कि जो इस तरीके के ट्रांसफर होते हैं वो रात के अंधेरे में होते हैं। सौरभ, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। ओके जी, तो जैसे कि अभी आज जो हमारा ये चल रहा है कि किस तरह से कोई मोबाइल को हैक कर सकते हैं, किस तरह से हम बैंकों में हैक कर सकते हैं, पहले भी हमारे कई सारे केस इस तरह के सामने निकल के आए हैं जी। तो बहुत सारे ऐसे अभी डोमेन हैं जिन डोमेनों को बताया था मुकेश जी ने कि पायरेसी जहाँ पे चल रही है कि एक डोमेन .com के नाम से .com की जगह .com ले लिया तो वो चल रहा है। सेम अगर HDFC की जगह तो HCDF ले लिया तो उससे सेम करके कोई गलती से हो जाता है तो वो चीज करके जो हैकर है वो वहां से निकाल रहा है। दूसरा, हमारा मालवेयर इतना इफेक्ट चल रहा है अभी मालवेयर सिस्टम के अंदर, हम किसी भी मेल के साथ मालवेयर डाल देते हैं और वो फाइल जैसे ही हम मेल में खोलते हैं या तो कोई कंप्यूटर में खोलते हैं तो खोलते ही हमारा जो ईमेल है और वहां पे जो हमारे कुछ कोडेड होते हैं, कुछ हैक की होती है, लोकल की जनरेटर होते हैं कंप्यूटर के, वहां के जो रूट सेक्टर पे जाके जो फाइल हमारी अटैक करती है जी। जैसे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ये मैं लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ कोशिश कि मैं आपको लाइव दिखा पाऊँ कि किस तरह से जो अटैक है हमारा क्या सिनेरियो है, वो सारा चीज एक बार। और कुछ क्या है कि कई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हमारे इस तरह के हैं जिन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में आके और हम इनको अपने मोबाइल में हो या कंप्यूटर में हो एक्सेस देते हैं, हर चीज का अलाउ करते हैं, कुछ भी चीजें उसको अलाउ करते जाते हैं और फिर उसके बाद में हम बाद में पता चलता है कि हमारा तो जो है डेटा ही चला गया, हमारे तो जो अकाउंट से पैसे निकल गए जी। बहुत सारी चीजें हमें इस तरह की वहां देखने को मिलती है। ठीक है सौरभ, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन योगेंद्र जी, आपको लगता नहीं कि जरूरत है कि हम जैसे शार्प शूटर रखते हैं, पुलिस में शार्प शूटर होते हैं, पुलिस में अलग तरीके के तंत्र होते हैं, अलग अलग तंत्र होते हैं, एक बेहतर मजबूत तंत्र बनाया जाए जिसमें वो साइबर एक्सपर्ट हो जो इन ठगों से 2 कदम आगे रहें। उसके लिए चाहे जो ठग पकड़े गए हैं इन्हीं का इस्तेमाल कर लिया जाए कि आप ही अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे, सजा काटते काटते क्या बाकियों को पकड़ना है। मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा ना, सिर्फ चेतावनी देने से काम थोड़ी ना चलेगा, क्या हम आदमी को चेतावनी देते रहें? विजेंद्र जी, अपराधियों से तो ये चीज सीखी जा सकती है लेकिन उनके जिम्मे नहीं दी जा सकती जी। हम सीख सकते हैं उनसे, जिस प्रकार से हमारे साइबर एक्सपर्ट बैठे हैं तो जो अपराधी पकड़ में आता है उससे पूरी जानकारियां ले सकते हैं, लेकिन हम उस साइबर क्राइम जिसने किया है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, उनको तैयार, वो चूंकि अपने फायदे के लिए होते हैं, वो मेहनत करते हैं और पैसा उससे अर्न करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। पुलिस में क्या है, ये काम बेकार का है, इसके अंदर कोई फ्रूटफुल उनको मिलता नहीं है कुछ भी,
कि साहब हमारा नाम हो रहा है या हम इससे कोई अच्छा काम कर रहे हैं या इससे हमारी अच्छी पोस्टिंग हो रही है, ये डेड पोस्टिंग कहलाती है। सारी पोस्टिंग तो कहलाती है थानों की, कचहरी की। इस प्रकार से ये जो एक्सपर्ट हैं ये भी हमको थानों में तैयार करने पड़ेंगे, और वो जब थानों में तैयार होंगे, अब आपको मैं बताऊं कि बैंक के जो अकाउंट है ये भी किराए पे लिए जाते हैं। जब साइबर एक्सपर्ट आपके अकाउंट से पैसे उसके अकाउंट में जाता है, तो कोई व्यक्ति है जिनके अकाउंट ले लिए जाते हैं कि तेरे को 10% देंगे, तेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे, फिर हम उसमें से तुरंत निकाल लेंगे। ये सिस्टम भी अब इजाद हो गया है। इसलिए बैंकों को भी चाहिए कि वो जो अकाउंट खोलती है उस अकाउंट्स के खोलने वाले को ये पता होना चाहिए कि मेरे अकाउंट्स में कहां से कितना पैसा आ रहा है। आप बताइए, जो गरीब है, ठेले वाला है, रिक्शे वाला है, 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में आ जाते हैं, तो बैंक को तुरंत पता करना चाहिए कि इस व्यक्ति का जो, और उसके बाद में पैसा निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत निकाल दे पैसा। तो इस प्रकार की चीजें करनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि साइबर एक्सपर्ट है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। आप अभी हमारे कमिश्नरेट में चले जाइए, वहां पर आपको वो ये नहीं बता पाएगा कि इसके अंदर ये मेरे हो गया तो इसको पैसे को रोकेंगे कैसे। वो कहेंगे आप एप्लीकेशन दे जाइए कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम आपका पैसा रोकने का प्रयास करेंगे। इससे ज्यादा कोई आश्वासन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है साइबर की जिम्मेदारी तो थानों में ऐसे दे दी जाती है कि चलिए 4 का 10 का स्टाफ, इनमें से एक को जिम्मेदारी दे दी। बिल्कुल, वो एक्सपर्ट है या नहीं, हाँ, ज्यादा बिल्कुल, मैटर बस बिल्कुल। आपकी शिकायत लिखने के लिए मौजूद है। कोई इंटरेस्ट लेकर के काम करता ही नहीं है, और जिनको कंप्लेंट दी जाती है उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता इसमें, और इसी वजह से ये साइबर क्राइम हो रहे हैं बराबर। ठीक है मनोज वर्मा जी, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा सर। आज मैं अपने अकाउंट से अगर ऑनलाइन 50,000 या 60,000 ट्रांसफर करना चाहूंगा तो मुझे गेटवे ओपन कराना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट बंधी होती है। अब जो इस तरीके के अकाउंट होते हैं, लिमिट तो सर उनकी भी बंधी रहती होगी, बिना लिमिट के थोड़ी ना ट्रांसफर हो जाता होगा कि 10 लाख ट्रांसफर करना है, चलिए चुटकियों में ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल लिमिट बंदी होती है, लेकिन ब्रांच बैंकिंग से कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर वो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, इनसे ऑनलाइन गेटवे से कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी लिमिट बंधी हुई होती है, और जो फ्रॉड होते हैं वो विद इन लिमिट ही होते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो उस लिमिट के दायरे में जाकर पैसे को ट्रांसफर करते हैं? जी सर। सर लिमिट के दायरे में कितना ट्रांसफर कर लेंगे? 50,000, 60,000, 1 लाख, इससे ज्यादा थोड़ी ना ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे यूपीआई की लिमिट है 1 लाख की लिमिट है पर डे की, और मोबाइल बैंकिंग की लिमिट है तो कुछ बैंक 10 लाख तक की भी लिमिट है, कुछ बैंकों में अनलिमिटेड है। तो ऐसा है कि हर कस्टमर की, हम जब भी कोई नेट बैंकिंग देते हैं, अपने मोबाइल बैंकिंग देते हैं, तो सिस्टम बाकायदा लिमिट लेता है और पार्टी वाइज भी लिमिट लेता है। इस पे चेक लगा हुआ है, इस पे चौधरी जी, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि साइबर ठग एक नए रूप में नजर आते हैं, नए तरीके से ठगी करते हुए नजर आते हैं। सर इनको रोकने का कोई फुल प्रूफ प्लान आपके पास है, या लग रहा है कि ये ऐसे ही अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, जैसे वायरस अपने आप को अपडेट करता है, वैक्सीन से बचता जाता है? ये साइबर ठग भी वही वायरस हो गए हैं, हर बार एक नया सिस्टम लेकर आते हैं, नया तरीका लेकर आते हैं, और हम पीछे पीछे चलते रहते हैं। सर इसका फुल प्रूफ प्लान किसी के भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल के पास नहीं हो सकता जी, क्योंकि ये एक शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करे अवेयरनेस की और करिकुलम को अपडेट करने की और अमेंडमेंट्स करने की। जो लॉ है हमारा, जिसके अंदर मोस्टली जो सेक्शंस हैं, अब आप ये सोचिए कि हैकिंग बेलेबल ऑफेंस है आईटी एक्ट में, जो कि नॉन बेलेबल होना चाहिए एटलीस्ट। फाइनेंशियल फ्रॉड के सारे केसेस बेलेबल ऑफेंस है आईटी एक्ट के अंदर। तो ये क्रिमिनल्स को डर नहीं है। एक तो लॉ के अंदर अमेंडमेंट चाहिए, दूसरा जैसे इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं जो साइबर क्राइम केस, आईटी एक्ट के केस इन्वेस्टिगेट करते हैं, अब एक इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन संभाले या आईटी एक्ट के केसेस संभाले, तो बहुत मुश्किल है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है सर, सीधा सीधा बता दीजिए राजस्थान की जनता को कि इस बात जिनको आप अपनी नजर में सही मायने में साइबर एक्सपर्ट कहते हैं, वो राजस्थान पुलिस के पास कितने हैं पूरे राजस्थान में? मुझे कमेंट करना जी। पुलिस डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं जी, तो हार्डली लेस देन 0.1% मैं कह सकता हूँ, मतलब ना के बराबर ही कहते हैं ना सर। के बराबर कहा जा तो फिर केस कैसे सोल्व होंगे सर? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का भी शुक्रिया। जिम्मेदारी आपकी भी है, अगर आप ठगी का शिकार हो रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि आपकी ही गलती से आप ठगी का शिकार होते हैं। थोड़े स्मार्ट बनिए, स्मार्ट मोबाइल आपके हाथ में है, थोड़ा सा स्मार्ट हो जाएंगे। एक्सपर्ट जिनको ठग कह रहे हैं हम लोग, वो आपके सामने घुटने टेकते नजर आएंगे। नमस्कार।